नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 27 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ हम डेली करंट अफेयर की क्लास को भी देखिए। मैं आपसे डेली कहती हूँ कि डेली करंट अफेयर की क्लास को रेगुलर फॉलो करिए। कोई भी क्लास जैसे कि रेयरली ही स्किप होना चाहिए, और अगर स्किप भी हो जा रहा है तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लिया करिए। इससे आपका करंट अफेयर कभी भी नहीं छूटेगा। और करंट अफेयर का वेटेज भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। इसलिए रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसका रिविजन करिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो अभी हाल ही में एक देश जो है वो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं में विविधता लाने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होने का आवेदन किया है। तो किस देश ने दोस्तों? तो ये किया है अफ्रीका का देश है जिसका नाम है अल्जीरिया। तो यहाँ पे अल्जीरिया जो है अपने एक नए आर्थिक अवसरों को खोलना चाहता है, और इसके लिए उसने आवेदन किया है ब्रिक्स समूह से कि भाई मुझे भी ब्रिक्स समूह में शामिल किया जाए। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, यहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का ये संगठन है ब्रिक्स, और इसी में शामिल होने के लिए अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने जो है आवेदन किया है। और इसी के साथ साथ उसने जो है यानी कि अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने के लिए भी अनुरोध किया। जैसा कि आपको पता है, ब्रिक्स संगठन का एक बैंक है जो कि ब्रिक्स बैंक है, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। न्यू एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। तो इसमें भी जो है शामिल होने के लिए उसने 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के जो है शेयरधारक के सदस्य के रूप में बनने का अनुरोध किया है। किसने? अल्जीरिया ने। उत्तरी अफ्रीकी देश है दोस्तों अल्जीरिया, और इसके बारे में बात किया जाए तो इसकी जो है ये काफी ज्यादा तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध देश है, और साथ ही साथ ये अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहता है। और जैसा कि ध्यान रखिएगा, ये चीन जो देश है उससे अपनी साझेदारी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि चीन भी देखा जाए ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। संस्थापक देशों में से एक था चीन, जिसके साथ अपने संबंधों को, साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से अल्जीरिया जो है आवेदन किया है ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। तो ये 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त रूप है दुनिया के ब्रिक्स, जिसमें हमने बात किया ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, अफ्रीका। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं ब्राजील कहाँ से। देखिए यहाँ पे एशिया से जो यहाँ पे कंट्री अफ्रीका से एक है, साउथ अमेरिका से। ध्यान रखिएगा ब्राजील है। अफ्रीका से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन है? यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका। और यहाँ पे देखिए यूरेशिया, यहाँ पे रशिया है, फिर ऐसे ऐसे चाइना है, भारत है। तो ये सारे देशों का 5 देशों का ये जो कि उभरती अर्थव्यवस्था है। चाइना को हम उभरती तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये डेवलप्ड एज अ नेशन है, लेकिन अभी भी खुद को ये उभरती अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग नेशन में अपने आप को रखता है। तो इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ये संक्षिप्त रूप है ब्रिक्स। और इसके बारे में बात करें तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों, पहले प्रारंभ में ये ब्रिक था। और ये 2009 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, रूस के यकातिनबर्ग में हुआ था। और 2010 में जब ये अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका, जब इसमें औपचारिक रूप से इस संगठन में शामिल हो गया तो इसे क्या कहा जाने लगा? ब्रिक्स कहा जाने लगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया किसमें? तो इस संगठन में जो भी हाल ही में शामिल हुआ है, आवेदन कर रहा है किसने? अल्जीरिया ने। देखिए अल्जीरिया के बारे में बात करें तो आइए अल्जीरिया के मैप को देख लेते हैं। देखिए ये अफ्रीका का मैप खुला हुआ है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पे आप देखिए सहारा जो डेजर्ट है जो फैला हुआ है, वहां पे है ये अल्जीरिया। अल्जीरिया की जो दोस्तों कैपिटल है वो मेडिटेरेनियन सी से लगी हुई है, जिसका नाम है अल्जीयर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये मोरक्को से, साथ ही साथ वेस्टर्न सहारा, और यहाँ पे यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से, और साथ ही साथ मॉरिटेनिया से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेडिटेरेनियन सी से ये लगा हुआ है, जिसकी वजह से एक तरीके से कनेक्ट हो पाता है यूरोप से व्यापार के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। ये था हमें यहाँ पे अल्जीरिया के बारे में देखा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि
किस राज्य में भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। ठीक है, तो केरल को देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला और इसका उद्देश्य क्या है? इस कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का दोस्तों हितधारकों के बीच में सहयोग करना, नवाचार और ज्ञान के साझाकरण को बढ़ावा देना और साथ ही साथ सस्ती इस चीज के लिए यानी कि नवाचार और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और जो हितधारक है इससे संबंधित उनके बीच में सहयोग स्थापित करने के लिए सस्ती टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना, यही क्या है? कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब का बेसिकली उद्देश्य है। केरल स्टार्टअप मिशन, ठीक है, केरल स्टार्टअप मिशन पहला कंस्ट्रक्शन इनो हब के समग्र कार्यक्रम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये केरल स्टार्टअप मिशन है, जिसमें कई कंपनियों की पहचान और भर्ती के साथ साथ उन्हें कार्यक्रम डिजाइन और सुविधा के अलावा आवास संबंधी तकनीकी सलाह और कनेक्शन प्रदान शामिल करना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों केरल से संबंधित कुछ और भी करंट अफेयर को जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, जैसे कि यूबीआई ग्लोबल ने दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार, ठीक है, इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है। किसे? तो ये केरल स्टार्टअप मिशन को, जो इस पूरे कंस्ट्रक्शन की देखरेख करने वाला ये जो पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो कि केरल में स्थापित होने वाला है, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसने लिया है? केरल स्टार्टअप मिशन ने लिया है। और इसी केरल स्टार्टअप मिशन को यूबीआई ग्लोबल ने दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इंक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है। ओप्पो इंडिया ने पहला पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अटल टिंकरिंग लैब जो है लैब स्थापित की है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। कौन दोस्तों? केरल। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। कौन बन गया है? केरल बन गया है। तो ये केरल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वार्षिक मचेल माता यात्रा शुरू हुई है? तो वार्षिक मचेल माता यात्रा जो शुरू हुई है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ जिला है दोस्तों, वहां पे ये बहुप्रतीक्षित, ठीक है, 43 दिवसीय ये वार्षिक मचेल माता यात्रा शुरू हुई है। और ये खत्म कब होगी दोस्तों? तो ये समाप्त होगी 5 सितंबर को ये समाप्त होगी। यात्रा जम्मू संभाग से दूसरी सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। ठीक है, इस दौरान जो देश भर से हजारों श्रद्धालु ठीक है, यहाँ पे पद्दार घाटी की यात्रा करते हैं और 30 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद मचेल गांव में देवी दुर्गा के पवित्र मंदिर में पूजा करते हैं। तो देवी दुर्गा का ये पवित्र मंदिर है जहाँ पे पूजा करने के लिए दूर दराज से जो है यात्री आते हैं और यहाँ पे 30 किलोमीटर की कठिन यात्रा के बाद जो मचेल गांव पहुंचते हैं जहाँ पे देवी दुर्गा जी का मंदिर है, वहां पे ये पूजा अर्चना करते हैं। आइए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा मचेल माता जो तीर्थ है, ये जो यात्रा है ये किश्तवाड़ जिले से, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से शुरू हुई है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर को। देखिए वितिस्ता, ठीक है, झेलम नदी का ये प्राचीन नाम है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। झेलम नदी को वैदिक युग में, वैदिक काल में वितिस्ता कहा जाता था और वितिस्ता जो है सांस्कृतिक महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। उत्तर भारत का प्रमुख पावर हब बनाया जाएगा कहाँ? किश्तवाड़ जिले, जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली कैनविस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया जाएगा किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच प्रौद्योगिकी एवं कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं व स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है? तो किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है दक्षिण अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का देश अर्जेंटीना। तो यहाँ पे हम बात करें भारत और अर्जेंटीना विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र में युवा शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के आदान प्रदान के लिए सहमत हुए हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अर्जेंटीना के सांता
फे प्रांत के गवर्नर उमर एंजल पेरोटी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद यह बात कही है। अब दोनों देश देखिए क्या करेंगे, दोनों देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी और जैव विविधता के जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षाविदों, अनुसंधान और विकास संसाधनों और उद्योग में प्रतिनिधि मंडलों के बीच व्यापक वार्ता आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक समझौता हुआ है जैव विविधता, प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में जो युवा शोधकर्ता है, जो स्टार्टअप है, उनका आदान प्रदान करने के लिए किया गया है। चूंकि हमने बताया कि अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका का देश है, तो ये देखिए साउथ अमेरिका का आपके सामने मैप खुला हुआ है जहां पे आपको दिख रहा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो अपनी सामुद्रिक सीमा है जो कि पूर्व से संबंधित है वो अटलांटिक से लगी हुई है, और अर्जेंटीना की जो ठीक है कैपिटल है वो है ब्यूनोस एयर्स। ठीक है, ये अपनी सीमा को उरुग्वे, ब्राजील, पराग्वे, बोलिविया और चिली से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, ब्यूनोस एयर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? तो देश का पहला गिग वर्कर्स बिल जो पेश किया गया है वो राजस्थान सरकार के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर इज ए है। ठीक है, पेश किया गया है। तो राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए भारत का पहला गिग श्रमिक विधेयक राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक, ठीक है, पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पेश किया है। ध्यान रखिएगा जो गिग श्रमिक है दोस्तों, गिग श्रमिक कौन होते हैं? एक तो ये इनके कार्य का जो किसी भी तरह से एक तरीके से गारंटी नहीं होती है। ठीक है, टेम्परेरी कार्य होता है ये, एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित ये वर्कर होते हैं। आप देख सकते हैं गिग श्रमिकों में एक वो आते हैं जो कि स्विगी के द्वारा डिलीवरी किए जाते हैं। ये जो स्विगी, जोमेटो जो डोर टू डोर आपके आके सामान को डिलीवर करते हैं वो गिग श्रमिक ही होते हैं, लेकिन उनके भी कोई सामाजिक सुरक्षा गारंटी देने वाला अभी तक कोई बिल नहीं था, अभी भी नहीं है दोस्तों। लेकिन राजस्थान ने एक ऐसा बिल पारित किया है जो कि इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। एग्रीगेटर्स जिनमें खाद्य वितरण ऐप और ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शामिल है को अधिनियम के कार्यान्वयन के 60 दिनों के भीतर राजस्थान सरकार को उनके साथ जुड़े या पंजीकृत सभी प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों का डेटाबेस प्रदान करना होगा। तो एग्रीगेटर्स वो होते हैं जिनके माध्यम से जो है कि गिग जो श्रमिक होते हैं वो डिलीवर करते हैं, तो वो पूरा डेटा प्रदान करेंगे किसको दोस्तों, ये जो है राजस्थान सरकार को, जिससे कि उनका सामाजिक सुरक्षा में, ठीक है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा सरकार के द्वारा। आइए बात करते हैं गिग लेबर्स के बारे में, यानी कि गिग श्रमिक के बारे में। इससे तात्पर्य क्या है? ऐसे व्यक्ति से जो पारंपरिक नियोक्ताओं, कर्मचारी संबंधों से बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है और जो अनुबंध पर काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। और इनके जो नियोक्ता होते हैं एक तरीके से ये पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होते हैं, इनको सिर्फ डे टू डे हिसाब से वर्क दिया जाता है। ये यहाँ पे गिग अर्थव्यवस्था का अर्थ एक सामान्य कार्यबल वातावरण में है जिसपे अल्पकालिक रोजगार, बहुत थोड़े दिनों का उनको रोजगार मिलता है, संवैधात्मिक रोजगार, संविदा पे वो होते हैं, और स्वतंत्र ठेकेदार शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेगा कि पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया किसने? राजस्थान ने। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ करंट अफेयर को, कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन दोस्तों? राजस्थान। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन दोस्तों? राजस्थान। राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने खिताब जीता है कौन सा? तो फेमिना मिस इंडिया जो है 2023 की वो है नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की है? राजस्थान की है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर। आइए दोस्तों राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान जो कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित राज्य है, ठीक है, इसकी अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसकी राज्यों से लगी सीमा देखिए कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, इसकी पाकिस्तान से सीमा लगती है। और बात करें राज्यों में तो पंजाब से, हरियाणा से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से अपनी सीमा को साझा करता है। राजस्थान की राजधानी दोस्तों क्या है? जयपुर है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र है। यहाँ पे विधानमंडल की बात किया जाए तो एक सदनीय विधानमंडल, यानी कि सिर्फ यहाँ पे विधानसभा है जिसमें 200 सीटें हैं। और यहाँ पे अगर संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 10 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 25 सीटें हैं। नृत्य की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ के जो नृत्य है घूमर नृत्य है, चरी नृत्य है और कच्ची घोड़ी नृत्य है। तो ये दोस्तों था राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा लवासा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है पुणे में।
तो यहाँ पे भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मंजूरी के बाद डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 हजार करोड़ रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का ये पहला निजी हिल स्टेशन है लवासा, और इसको देखा जाए इसकी मंजूरी मिली है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को। इसकी मंजूरी के बाद डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1.8 हजार करोड़ रुपए में बेचा गया है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की समाधान योजना को, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है और इसे लगभग 1814 करोड़ रुपए के भुगतान भी शामिल है। डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की समाधान योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? घर खरीदारों के दावों का समाधान करना। 6,642 करोड़ रुपए की कुल दावा राशि है, जो कि दावा किया गया है, दावा राशि के पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के अधीन 5 साल के भीतर तैयार घरों की डिलीवरी सुनिश्चित करना है। लावा स्टेशन की दोस्तों, लवासा जो हिल स्टेशन है उसकी बात की जाए दोस्तों, तो ये पुणे में स्थित है। पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट के भीतर ये सुरमय, ठीक है, मुलशी घाटी में स्थित है। कौन सी? तो यहाँ पे देखिए एक और घाटी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सुरमय मुलशी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, पश्चिमी घाट का ये भाग है। और यहीं पे ये हिल स्टेशन है जो कि देश का पहला निजी यहाँ पे हिल स्टेशन है, जिसका नाम है लवासा हिल स्टेशन। इसे जो कि स्थापित किया गया था दोस्तों सन 2000 में किया गया था, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया था, और ये भारत का पहला निजी पहाड़ी शहर बनाया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि लवासा हिल स्टेशन जो है ये पुणे में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो देखा जाए कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, किससे किया है? संस्कृत मंत्रालय ने। किस उद्देश्य से? जो अनुभवी कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से। यहाँ पे हम बात करें अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए संस्कृत मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संस्कृत मंत्रालय और कैनरा बैंक के बीच में जो समझौता ज्ञापन हुआ है वो उद्देश्य क्या है? जो अनुभवी कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने के उद्देश्य से। इस एमयू के द्वारा यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा देखा जाए तो लाभार्थियों के डेटा को कैनरा बैंक द्वारा विकसित किए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, कैनरा बैंक की बात करें दोस्तों, 1 जुलाई 1906 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बंगलोर में है और प्रबंध निदेशक और सीईओ है के सत्यनारायण राजू, जो है इसके जो है प्रबंध निदेशक और सीईओ है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दिवस की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है कि हाल ही में कब कारगिल विजय दिवस मनाया गया? कब मनाया गया? 26 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है। देखिए इस 1999 की बात है, सरकार के द्वारा भारत सरकार ने एक ऑपरेशन विजय चलाया था वहाँ भारतीय सेना ने, और इस भारतीय सेना ने जो है भारतीय सशस्त्र बल जो है उन्होंने कारगिल सेक्टर में जो विद्रोही थे, पाकिस्तान के जो समर्थित विद्रोही थे, वो भारतीय जो है क्षेत्र है, जो कारगिल सेक्टर है उसमें वो आ गए थे और फिर उनको खदेड़ने का काम किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। कौन से ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन विजय के द्वारा। ठीक है, 1999 में। और यह दिवस जो है, जो कि माफ करिएगा, भारत जो कारगिल विजय दिवस जो मनाता है 26 जुलाई को, इस दिवस के जो दिवस है ये राष्ट्रीय शहीदों को सम्मान करने, अपने युद्धकालीन नायकों को याद करने के लिए मनाया जाता है। कारगिल युद्ध दिवस, कारगिल युद्ध जो है वो 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक, चूंकि 26 जुलाई को कारगिल जो है विजय उस दिन हम लोगों ने पा लिया था, भारतीय सेना सफल रही थी। ठीक है, 26 जुलाई को, इसीलिए कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य दिवस की भी। देखिए 25 जुलाई को मनाया गया विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया गया, और यहाँ पे 25 जुलाई को ही मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, 25 जुलाई को 2 दिवस मनाए गए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में कहा फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन किया गया? देखिए दूसरी बार हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का जो आयोजन किया गया है वो जोहानसबर्ग में किया गया है, साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में।
तो यहाँ पे इस बैठक में जो देश के राष्ट्रीय सलाहकार है, नेशनल जो है सिक्योरिटी एडवाइजर है, जिनका नाम है अजीत डोभाल, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। किस बैठक में? फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक, जिसका आयोजन किया गया जोहान्सबर्ग में। तो भारत की तरफ से कौन गए थे? अजीत डोभाल, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। बैठक में देखा जाए जो मुद्दे पे चर्चा हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था दोस्तों साइबर सुरक्षा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई और इसमें ब्रिक्स के अलावा और भी देश, जो ब्रिक्स देश के जो मित्र देश है, जैसे कि बेलारूस हो गया, बुरुंडी हो गया, ईरान हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, मिस्र हो गया, कजाकिस्तान, क्यूबा, ये भी देश जो है इसमें शामिल हुए थे। अजीत डोभाल ने साइबर सुरक्षा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ को संसाधनों की सीमाओं से पार पाने की जरूरत है और भारत इस प्रयास में ग्लोबल साउथ के साथ मिलकर काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रिक्स फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? जोहान्सबर्ग में। अजीत डोभाल इसमें शामिल हुए थे। आइए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में गुजरात के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? तो राजकोट में आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों इसकी स्थापना? तो राजकोट के पास हीरासर में किया जाएगा। इसका निर्माण में 1405 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों? तो 1000 लगभग 25 हेक्टेयर में ये बनाया गया है और ये गुजरात का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट होगा, जिस कारण से ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी रनवे की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? लगभग देखा जाए तो 3.4 किलोमीटर रहेगी और इसमें देखा जाए बोइंग 737 जैसे विमान, जंबो विमान यहाँ पर लैंडिंग हो सकेगी। तो ठीक है, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है दोस्तों, आज ही किया जा रहा है, राजकोट के पास हीरासर में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात करते दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि त्रिपुरा की अश्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अश्मिता डे। कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से। हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है? रूस ने लगाया है। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है जिनका नाम है तेंजिंग यांकी। ठीक है, तेंजिंग यांकी। जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? कानपुर में किया जाएगा। कानपुर का जो जेल है वहां पे कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा। हाल ही में जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। किसे की है? शशिर थरूर को की है। तो दोस्तों ये था फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके। टॉप 10 स्टैटिक्स जीके में हमारा सबसे पहला है कि सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था। किस सूफी संत को? शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। काकोरी ट्रेन संयंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति गठित की गई थी। उस समिति जो है किसकी अध्यक्षता में? तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए एक समिति गठित की गई थी। चलिए अब आप मुझे बताइए, काकोरी जो रेल षड्यंत्र हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ठीक है, और इसके मुख्य जो है, इस षड्यंत्र के मुख्य कार्य कौन थे जो थे जिससे जुड़े हुए थे, उनके नाम मुझे बताइए। भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में संघीय न्यायालय बनाया गया। अब आप मुझे बताइए किस वर्ष बनाया गया? ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय जो था वो किस वर्ष बनाया गया? 2 क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा आज, आप बताइए। सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरण कारण बन सकती है किसका? डर्मल कैंसर का, यानी कि त्वचा के कैंसर का। अगला है सेरेब्रल पालिसी, एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर में पाया जाता है कहाँ? किसमें पाया जाता है? छोटे बच्चों में पाया जाता है। नालंदा परियोजना कार्यक्रम है दोस्तों जो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस इसमें आ चुके हैं। मीथेन यानी कि CH4 गैस उत्पादक खेत है। किस खेत से मीथेन का रिसाव होता है दोस्तों? तो धान के खेत से। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? BN राव थे। और ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अंतरराष्ट्रीय फसल अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्था स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर।
और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जाइए डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके अगले करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।